ये 7वीं बैठक है, इसकी 7वीं गोष्ठी है। आपने बहुत सोच समझकर सारस्वत सभा का ये निर्णय लिया, स्थापना की। ये वास्तव मुझे दिख रहा है कि जैसे पहले हिंदी की सेवा के लिए आधुनिक काल के आरंभ में या बाद में भी सभाएं बनती थी, और वो एक दिशा देने के लिए, सबको अवसर देने के लिए ये कार्य, वही कार्य ये सारस्वत सभा कर रही है। मुझे लगा ऐसा, क्योंकि आज इतने वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। वास्तव में उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत लोगों को, और उन्होंने जिस रूप में इस सभा को आगे बढ़ाया, इस सभा में की ये उपलब्धि है। हर बैठक में, हर संगोष्ठी में सभा इस प्रकार की उपलब्धियों से परिपूर्णता प्राप्त करेगी और इसका एक अपना इतिहास बनेगा। क्योंकि अभी ये होनहार विद्वान के होत सीखने पार, बहुत सी सभाएं, बहुत सी संस्थाएं बनी हैं, लेकिन इस तरह की गंभीरता, इस तरह का जो वैविध्य और इस तरह की समीक्षा जो पूरे मन से कही गई हो, मुझे कम देखने को मिली है। आप सब लोग भी जाते ही हैं, वहाँ एकाग्रता इतनी नहीं होती, एक चित्रता नहीं होती, और इस तरह की अभिव्यक्ति का सुअवसर भी नहीं होता। मैं मंच पर विराजमान अपने अभी जिन्होंने विशेष मुख्य अतिथि भास्कर जी, जिन्होंने अभी अपनी एक कहानी सुनाई, जो रेणु जी पर समर्पित ये गोष्ठी है, तो बहुत अच्छी आंचलिक कहानी, आंचलिक संदर्भों से लेकर के उन्होंने एक कहानी विधिवत प्रस्तुत की, ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित, बिल्कुल वैसे ही रूप में, प्रत्यक्ष अपने अनुभव को, और वाचन में भी, कथा वाचन में भी उनकी बात आती रही, उनके जो हाव भाव हैं, जेस्चर हैं, वो आता रहा। अच्छी उनकी कहानी रही है उस परंपरा की, जो रेणु से जुड़ती है जाकर के। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भावना जी तो बहुत जानी मानी साहित्यकार हैं, समर्पित हैं। उन्होंने जिस रूप में रेणु से लेकर के और रेणु की कविता का सस्वर पाठ किया, अपनी गज़ल सुनाई, वो भी हम सब लोगों के आनंद को अभिवर्धित कर रही है। मेरे सामने बैठे हुए सम्माननीय भाई प्रेम कुमार त्रिपाठी जी, आज शहीद दिवस की संध्या में उन्होंने जिन बड़े 3 शहीद बलिदानियों का नाम लेकर उनके प्रति अपनी भावनाएं अपनी ओर से, हम लोगों की ओर से और पूरे देशवासियों की ओर से समर्पित की, वो बहुत ही उसके श्लाघ्य हैं। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जो उनका ओज था, जो स्वर था, और उसमें जो वेदना थी, वो तीनों को मिल करके उसने एक विशिष्ट रूप दिया है। त्रिवेणी में स्नात हैं, त्रिवेणी उनके तट पर पास में ही है, पार्श्व में ही है, और वहाँ वो कंपनी गार्डन, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ से वो बहुत परिचित है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा इसमें। और हमारी बहन डॉक्टर रश्मि जी ने, जो अब किस महाविद्यालय में है, महिला जी, वही लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं, बड़ा अच्छा लगा। आपने जो हमारे आदरणीय सुधाकर अदीप जी अच्छे समीक्षक हैं, रचनाकार के साथ साथ, उन्होंने जिस पुस्तक आप बैक बेंचर्स का उल्लेख किया,
और जिस तरह से आपने बच्चों का, विद्यार्थियों के मनोभावों को पढ़ा, उसे विश्लेषित किया उसमें, वो बहुत ही प्रत्यक्ष है। अभिभावकों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, संपूर्ण समाज के लिए वो दिशादर्शक है। ऐसी कविताएं कम ही समाज में आती हैं। प्रायः भावना प्रधान कविताएं आती हैं, उनमें कल्पनाएं अधिक होती हैं। जो संदेश देने वाली कविताएं जिनकी आवश्यकता है आज, वो आपने लिखी हैं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी कविताएं। अभी हमारी सामने विलासराज मिश्र जी, कविता मिश्रा जी ने बहुत अच्छी कविता उन्होंने अपनी प्रस्तुत की। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आई हूँ, फिर भी उनको जो मैंने सुना, माँ की छाया की अनुभूति उन्होंने बहुत अच्छी की। माँ की छाया होने पर क्या मनस्थिति होती है हमारी या किसी की भी, और माँ की छाया उठ जाने पर क्या मनस्थिति होती है, दोनों का बड़ा सटीक चित्रण किया है, जो उनका स्वयं का अनुभव भी है और उसका पूरा वर्णन है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और पूर्वी सिंह जी ने भी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी रखी। उन्होंने कुछ, उनको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है जैसा कि बताया गया। और हमारे शर्मा जी तो बड़े भाई बहुज्ञ हैं, बहु के संदर्भ में कि कवि भी हैं, समीक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं और राजनीति में भी बड़ी रुचि रखते हैं, गहरी पैठ रखते हैं। तो उन्होंने जो यह प्रस्तुत किया, लोक और जन का सूक्ष्म परिवेक्षण, जैसा कि रेणु जी ने किया, तो वो भी स्वयं लोक और जन का पर्यवेक्षण करते रहते हैं। तभी तो पत्रकारिता का यही एक लक्षण है कि उस समाज का और उसके एक जन का बिना भेदभाव के सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे, उसका अध्ययन करे और अपने पत्र में प्रकाशित करें। तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा। हमारी बहन प्रोफेसर डॉक्टर पद्मिनी नायडू जी से, मैं नाटू जी से बहुत पहले से परिचित हूँ, और इनको अक्सर जब कोई बहुत संकट पड़ता था हमारे यहाँ विभाग में, तो मराठी का पत्र, एक प्रश्न पत्र हम लोग जरूर देते थे बुलाने के लिए। कोई मिलता नहीं खोजने, लेकिन ये अवश्य आकर के हम लोग सहायता करती थी। और चूँकि हम लोगों को पूरा करना होता था, और रंजना वैशंपायन और प्रोफेसर नाटू जी, तो हम लोग इनकी सरलता, सहजता और इनके वैदुष्य से परिचित हैं। अभी आपने संस्कृत में का सुना उच्चारण, उसके बाद उनके गीत सुने। तो नाटू जी को भी मैं सभा की ओर से उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारे दीक्षित जी तो कहना ही क्या है, आपने सुना ही, उनके मुक्तकों को सुनी, उनके गीत सुने, और उनकी जो भावना है राम के प्रति, उनकी राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, राम उन्होंने जो अभेद माना है, अभेद मान करके उन्होंने अद्भुत रचनाएं उनकी हैं। राम जो हमें राष्ट्र की तरफ ले जाती है और राष्ट्र से राम की ओर ले जाती है। अभेद क्या कई जगह मैंने सुना, और बड़े साहित्य प्रेमी भी हैं, सहयोगी भी हैं, उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो मेरे बंधु यहाँ पर और बहनें इस सभा में सम्मिलित हो रही हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज डॉक्टर अदीप जी ने रेणु जी पर, चूँकि उनका ये चल रहा है मास पूरा, उस पर उन्होंने ये गोष्ठी केंद्रित की। इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज कहानियाँ तो बहुत लिखी जा रही हैं, उपन्यास भी बहुत लिखे जा रहे हैं, यूँ तो पूरा साहित्य लिखा जा रहा है। समस्या अलग है कि पठनीयता कितनी है, वो अलग समस्या है, उसकी यहाँ चर्चा करना उतना उचित नहीं है, अलग से चर्चा होगी। लेकिन लिखा बहुत कुछ जा रहा है। अब पठनीयता की दृष्टि से एक बात हो सकती है कि जो गंभीर पाठक हैं वो कुछ पाना चाहते हैं कि जो लिखा जा रहा है उसमें उसको कुछ मिले, उसको तृप्ति हो,
साहित्य में अमृत होता है, साहित्य में अमृत होता है, साहित्य अमृत है। आपने देखा होगा, सुना होगा, विष तो आपको भयंकर विष मिल जाएगा, किसी भी जा कर के आप कहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अमृत तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, सुना ही जाता है अमृत, आज तक न देखा गया और न कभी उसको पाया गया। तो ये साहित्य में ही अमृत होता है और कहीं नहीं होता है। हमने पूरा देख लिया अच्छी तरह से, अपनी समीक्षा दौड़ा करके, कि पूरे वैदिक साहित्य से अब तक देख लिया कि यदि अमृत कहीं है तो साहित्य में ही है, वहीं से सुरक्षित है। चाहे हम कोई भी साहित्य पढ़ें, हमें वहाँ अमृत मिलता है। हमारी भावनाओं को, जो हमारी भावनाएं मृत हो रही हैं, दब रही हैं, जो हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं भावनाओं के दब जाने के कारण, वो हमें अमृतत्व प्रदान करता है साहित्य, और हम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, अपनी उन भावनाओं को सम्मिलित करते हैं और समाज के सामने आते हैं। सभी लोग नहीं आ सकते हैं, साहित्यकार आता है, साहित्यकार प्रेरित करता है। तो उसी यही कार्य रेणु जी ने किया। रेणु जी पूरे लोक को, उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं बनाया। जैसा कि अभी डॉक्टर अदीब साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कि रेणु जी ने अपने उपन्यास महिला आंचल में किसी पुरुष या स्त्री, यानी किसी व्यक्ति को नायक नहीं बनाया। वो जान रहे थे कि नायक और नायिका आधारित बहुत से उपन्यास लिखे जा चुके हैं, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, उनसे हमें वह ताकत नहीं मिल रही है जिस ताकत की हमें ज़रूरत है। तो रेणु जी की ये दृष्टि है कि हम कैसे बदलें और क्या चिंतन करें, क्या लाएं, कैसे लाएं। उपन्यास तो हमको सभी लिखते हैं, लेकिन उस उपन्यास में पहली बार उनकी दृष्टि में आया कि हम पूरे अंचल को ही नायक बनाएं, हमें सारी समस्याएं हमें अंचल की दिखानी, और बहुत बड़ा देश ले लेंगे, जैसे गोदान में ले लिया, बहुत बड़ा फलक हो गया, ग्रामीण समाज भी हो गया, नगरीय समाज भी हो गया, तरह तरह की समस्याएं हो गई, तो कहीं लगता है कि बड़ा बिखराव सा, दो दो कथाएं चलती हैं साथ साथ। लेकिन रेणु जी ने इसको अलग ढंग से रखा। उन्होंने समाज की, जो उस अंचल की समस्याएं हैं और उसकी जो स्थिति है, उसका उन्होंने बहुत गहराई से पर्यवेक्षण किया, जन जन को देखा, सबको, एक सामान्य जन से लेकर के संथाल जो आदिवासी हैं या वनवासी हैं, वहाँ से लेकर के और बड़े आदमी तक, जो तहसीलदार हैं विश्वनाथ जी, वहाँ तक वो पहुँचते हैं, सबको देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और आपसी संघर्ष को देखते हैं। तो ये उनको पहले उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से, किसी भी साहित्यकार को पहले अपनी दृष्टि इस प्रकार की विकसित करनी पड़ती है, और लिखने से पहले उसको बहुत सर्वेक्षण पर्यवेक्षण करना पड़ता है। विशेष रूप से उपन्यास या कथा साहित्य में हमारे डॉक्टर अदीब जी ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं दोनों। एक तो साहित्य अकादमी दिल्ली है, मैं उसमें साक्षी के रूप में था, वहाँ पर पहुँचा था। तो आप तो जानते ही हैं कि उपन्यास लिखने के पहले, चाहे वो ऐतिहासिक उपन्यास हो तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और वो गुंजाइश देखनी पड़ेगी, स्थान देखने पड़ेगे, कहाँ हमको यहाँ कुछ कहने का मौका या संदेश देने का मौका मिलेगा। क्योंकि इतिहास तो इतिहास है, उसमें आप उसके तथ्यों को नहीं बदल सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर अवसर खोजना किसी प्राचीन ऐतिहासिक उपन्यासकार का ही कार्य, कहाँ अवसर मिलेगा उसको, कौन सा पात्र रखेगा और उसको उस उपन्यास में लाएगा। तो ये रेणु जी भी यही कर रहे थे, तो उन्होंने सब जगह पूरी देखनी, पूरी स्थिति समाज की। जैसा कि आपने भी बताया, बहुत अच्छा कहा कि भाई दो खंडों में है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की स्थिति, भारत के अंचलों की स्थिति, और स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा मोहभंग हुआ। जैसा हम स्वराज और सुराज चाहते थे, स्वराज भले मिल गया हो लेकिन सुराज तो नहीं मिला, उसकी वेदना है उनको कि जो जनता ने जितना सहयोग किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, पूरे नेताओं का उत्साह बढ़ाया,
चाहे गांधी रहे हों, लोहिया रहे हों, नेहरू रहे, जो भी उसमें संघर्ष में थे, सबका सहयोग किया। और इस उम्मीद से कि हमें स्वराज्य मिल जाएगा तो सुराज आएगा, सुराज आ जाएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। तो उसका चित्रण कौन करे? ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन सबके पास ये दृष्टि नहीं होती कि उसका चित्रण करे और उसको प्रत्यक्ष करे, तो इतिहास बन जाए और आगे आगे तक लोग उसको पढ़ते रहें। तो वो कार्य रेणु जी ने किया। जैसा उन्होंने देखा पूरा, उसका चित्रण रेणु जी ने अपने महिला आंचल में किया। और ये पहला उपन्यास उनका, जैसे कि आपने बताया कि ये उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ। और उसके पहले रेणु जी लिखने लगे थे, करीब 10 साल पहले से लिख रहे थे, लेकिन ऐसा उनकी प्रसिद्धि जो है वो 54 में जब ये प्रकाश में आया तभी सामने आया, क्योंकि एक अद्भुत कला है इसमें, इस उपन्यास में, जो आंचलिक उपन्यास उन्होंने नाम दिया कि ये आंचलिक उपन्यास है और एक नया प्रयोग। लेकिन प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं था। हाँ, वो नहीं कि हम प्रयोग करने वाले हैं और राहों के अन्वेषी हैं, कुछ नहीं ऐसा। उन्होंने सीधे लिखा उसको, और उसमें एक एक पात्र को लेके, की स्थिति को लेकर के देखा उन्होंने, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, या कोई अधिकारी हो, या आपसी संघर्ष हो, कई टोलियों का, जाति संघर्ष, कितने तरह क्षत्रिय गिनाए हैं उसमें, आपने बताया कि कितने प्रकार के उसमें क्षत्रिय हैं, तंत्रिमा क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय, अमुक क्षत्रिय, कई क्षत्रिय दिखाए, यादवों का अलग से दिखाया, सबका, क्योंकि ये उस समय होता था, बटा हुआ था, पूरा अंचल बटा हुआ था। तो उसको उन्होंने देख करके और चित्रित किया। तो कथा वस्तु में उन्होंने पूरा अंचल लिया, क्योंकि व्यक्ति और को लेने से इतनी बात नहीं आ सकती है कि व्यक्ति प्रधान हो जाएगा। ये पहली बार उनका प्रयोग हुआ और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा। उसके बाद उन्होंने अपने अन्य उपन्यासों में भी इस तरह के प्रयोग किए हैं। परती परिकथा में भी उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया, पूरा अंचल ही लिया है। और उनके जितने और 6 उपन्यास हैं उन सब में भी उन्होंने किया। मुझे लगता है कि समीक्षाएं, इधर लेखन ज़्यादा हो रहा है, रचनात्मक सर्जनात्मक साहित्य ज़्यादा हो रहा है और समीक्षाएं कम हो रही हैं। समीक्षाएं जो हो रही हैं या तो भूमिका के रूप में हो रही हैं या कुछ प्रशंसात्मक हो रही हैं। जैसी समीक्षाएं पहले लिखी जाती थीं गंभीरता से, मन से, उन समीक्षाओं की आवश्यकता है अब, क्योंकि तभी वो साहित्य पूरा पूरा जाएगा। क्योंकि कवि के पास, रचनाकार के पास उसकी शोभा नहीं होती। आप कितना भी बड़ा अच्छा साहित्य लिख दे, कोई भी रचनाकार लिख दे, उपजई अनत अनत छवि लाए। रचना कहीं उत्पन्न होती है साहित्यकार के मन में, साहित्यकार के लेखन में, लेकिन उसकी सुंदरता समीक्षक के पास होती है। जब समीक्षा करता है तो उसका सौंदर्य फैलता है। ये तो अपनी जगह रह जाएगा, फूल जहाँ खिला वहीं गिर के रह गया, तो क्या मतलब हुआ? समीक्षा की बड़ी आवश्यकता इस समय है। जैसी समीक्षा आपने अभी की, इस तरह से सभी समीक्षाएं। और इसके लिए यह भी एक उपाय है कि स्वयं कभी आवश्यकता पड़े, कभी भी अपनी रचनाकार भी अपनी समीक्षा करे। मैं शैली अपनाई, मेरा अलग ही नहीं, जब संकट आया शायद में उनको कहना पड़ा कि मैं शैली अपनाई, मुझे अपनी शैली अपनानी पड़ी। और छायावादी कवि ने ज़्यादातर अपनी समीक्षाएं लिखी, परस्पर भी लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपनी समीक्षाएं भी लिखी हैं, क्योंकि उसको दूसरा अगर नहीं समझ पा रहा है तो रचनाकार जिस रूप में लिख रहा है उस रूप में उसको बता सकता है। तो ये मतलब एक समीक्षा की बड़ी समय जैसे, लेकिन समीक्षा इस तरह की जो सारस्वत सभा जैसी संस्थाएं ही कर सकती हैं। यहाँ ला करके आकर के लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी और यहाँ जो पढ़ा जाएगा या समीक्षाएं की जाएंगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, वो मतलब रक्षणीय संग्रहणीय भी होंगी। ये सभा इसी तरह का कार्य करती रहेगी, ऐतिहासिक रूप लेगी अपना। इन शुभकामनाओं के साथ मैं इनके संस्थापक और सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सभा आगे बढ़ती रहेगी। और आपने मुझे अवसर दिया, एक बार नहीं आ पाया, किसी विशेष कार्य में व्यस्त हो गया था, आज आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़े सहज और सरल हैं
हमारे अदीब साहब सब जगह जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका उत्साहवर्धन करते हैं। मैं उनको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।